आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर हैं। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक महिला ऐसी हुई जो साल 1893 में इंग्लैंड से भारत आती हैं। उसके बाद भारत में रहकर अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ ऐसी आवाज बुलंद करती हैं कि उन्हें अपने दौर में सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त होता है, एनी बेसेंट। नमस्कार, आज तक रेडियो की खास सीरीज नामी गिरामी आप सुन रहे हैं। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भागीदार रही एनी बेसेंट का जन्म लंदन में हुआ था। उन पर अपने माता पिता के धार्मिक विचारों का असर था, लेकिन ईश्वर के प्रति जो आस्था थी वो तब खत्म हो गई जब एनी बेसेंट की अपनी बेटी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। कहते हैं उसके बाद वो पूरी तरह से नास्तिक हो गई और धर्म पर स्वतंत्र रूप से विचार करने लगी। इसके बाद साल 1874 में एनी बेसेंट ने नेशनल रिफॉर्मर नाम के एक समाचार पत्र में देखा कि नेशनल सेक्युलर सोसाइटी पर एक लेख प्रकाशित हुआ है। एनी बेसेंट उस संस्था की सदस्य बन गई और उनके विचारों और लेखन से प्रभावित होकर नेशनल रिफॉर्मर समाचार पत्र ने भी उन्हें अपना उपसंपादक बना दिया। यही वो दौर था जब एनी बेसेंट ने महिला अधिकारों से जुड़े विषयों पर सार्वजनिक व्याख्यान देने शुरू किए। इसी दौरान एनी बेसेंट ने जनसंख्या नियंत्रण पर एक किताब लिखी जिसका नाम था द लॉ ऑफ पॉपुलेशन। ये पुस्तक अर्थशास्त्री माल्थस के जनसंख्या संबंधी विमर्श पर आधारित थी। उस दौर में स्त्रियों का ऐसे विषयों पर लिखना बेहद बड़ी घटना मानी जाती थी। इंग्लैंड के मशहूर अखबार द टाइम्स ने उस पुस्तक को अश्लील तक कह दिया था। इस तरह आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई महिला यदि स्वतंत्र रूप से किसी बात पर विचार करे तो उस दौर में उसे किस तरह से देखा जाता था। लेकिन एनी रुकी नहीं। 1880 के दशक में एनी बेसेंट ने फैक्ट्री कामगारों पर हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर लेख लिखे, युवाओं और स्त्रियों की न्यूनतम मजदूरी के लिए आवाज उठाई और 1889 में लंदन स्कूल ऑफ बोर्ड के लिए एनी बेसेंट ने चुनाव लड़ा। वो भारी बहुमत से विजयी हुई और अपने कार्यकाल में उन्होंने स्कूल में बड़े पैमाने पर सुधार किए। उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों में सभी बच्चों के लिए मुफ्त चिकित्सा प्रणाली और कुपोषित बच्चों के लिए निःशुल्क भोजन के कार्यक्रम शुरू करवाए। यानी एनी ने अपने दौर में एक महिला होने की ताकत का एहसास भारत आने से पहले अपने ही देश में करवा दिया था। लेकिन भारत में एनी बेसेंट का प्रभाव महिला नेता के हिसाब से कैसा था? उन्होंने एक महिला होने के नाते दूसरी महिलाओं के लिए क्या किया, ये एक बड़ा सवाल है। लेखिका सुजाता दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती हैं। वो कहती हैं कि अगर आप एनी बेसेंट के पाश्चात्य और भारतीय विचारों को देखें तो उसमें पर्याप्त कंट्रास्ट मिलता है, वो भी महिला शिक्षा के प्रश्न पर। बहुत से लोग उन्हें फेमिनिस्ट भी मानते हैं, लेकिन मुझे उनके स्त्रियों के संबंधी जो विचार हैं उनमें पर्याप्त कन्फ्यूजन और एक कंट्रास्ट दिखाई देता है जब वो पश्चिम की औरत के बारे में बात करती हैं और भारतीय स्त्री के बारे में बात करती हैं। स्पष्ट रूप से वो इंग्लैंड में कहती हैं कि लड़कियों को उच्च शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छे प्रोफेशंस में उन्हें जाना चाहिए, और जब वो भारतीय स्त्रीत्व को की व्याख्या करती हैं, यानी इंडियन वुमनहुड जो आदर्श स्त्री होनी चाहिए भारतीय, उसके लिए वो मानती हैं कि सबसे अच्छी जगह घर है और उसे एक अच्छी सुसंस्कृत पत्नी होना चाहिए। यही नेशन के, यही राष्ट्र के हित में होगा। वो अपने पतियों की अच्छी काउंसलर बन पाएँ, अपने बेटों की अच्छी मार्गदर्शक बन पाएँ, वो जो घर में बीमार हैं उनकी अच्छी नर्स बन पाएँ। यही एकमात्र एजेंडा एजुकेशन का होना चाहिए जो स्त्रियों को मिलना चाहिए। ये लगभग वही दृष्टिकोण है जो उस समय के जो रिवाइवलिस्ट थे, तिलक जैसे, उनको लगता था कि स्त्रियों की जो शिक्षा है वो उनको मर्दों के कंपटीशन में लाकर नहीं खड़ा कर दे, वो उनके स्त्रियोचित गुण उनसे न ले ले। उनके ये लगातार के जो डर थे और एक हिंदू सवर्ण किस्म का जो एक स्त्रियों से अपेक्षा थी, वही हमें एनी बेसेंट के विचारों में भी दिखाई देता है। और स्पष्ट रूप से
मैं ये कहना चाहूँगी कि उनका जो एजेंडा था स्त्रियों की शिक्षा का, उसमें दलित स्त्रियों की कोई जगह नहीं थी, और उसमें गैर हिंदू थे समाज से आने वाली लड़कियां, उनके लिए भी कोई जगह नहीं थी। उन्होंने बनारस जैसी जगह को अपना स्थान चुना था काम करने के लिए, जहां उन्होंने लड़कों के लिए भी एक स्कूल खोला और लड़कियों के लिए भी, लेकिन वो स्कूल सिर्फ सवर्ण हिंदू लड़कियों के लिए था। भारतीय राजनीति में एनी बेसेंट धीरे धीरे सक्रिय हुई और धीरे धीरे ही सक्रियता का अवसान भी हुआ। उन्होंने साल 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना में भूमिका निभाई। पहले विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1914 में एनी ने साप्ताहिक समाचार पत्र कॉमनवेल्थ की स्थापना की। इसी वर्ष उन्होंने मद्रास स्टैंडर्ड को खरीदकर उसे न्यू इंडिया नाम दिया। भारत में फैली सामाजिक बुराइयों जैसे बाल विवाह, जाति व्यवस्था, विधवा विवाह आदि को दूर करने के लिए एनी बेसेंट ने ब्रदर्स ऑफ सर्विस संस्था भी बनाई। भारत में जब स्वशासन की मांग हुई तो उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई। बेसेंट का मानना था कि भारतीय लोगों की दुर्दशा के लिए विदेशी शासन पूरी तरह जिम्मेदार है और भारत को अपनी खोई हुई अस्मिता वापस पाने के लिए स्वशासन का विकल्प ही चुनना चाहिए। इस तरह वो धीरे धीरे भारतीय राजनीति की सीढ़ियां चढ़ रही थी। साल 1917 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त हुआ। हालांकि वो गांधीवादी राजनीति की कड़ी आलोचक रहीं और सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग के प्रति उन्होंने अपनी असहमति जारी की। इतिहास के अध्येता सन्नी कुमार कहते हैं कि भारत के प्रति एनी बेसेंट का आकर्षण अगर देखें तो वो सांस्कृतिक और धार्मिक अधिक था। इंग्लैंड में पली बढ़ी बेसेंट के भारत के प्रति आकर्षण को देखें तो ये मुख्यतः सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ही रहा। भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी आकर्षण का केंद्र भी मुख्यतः अध्यात्म ही रहा। हाँ, ये जरूर है कि उनकी रुचि कर्म कांडों में नहीं थी, बल्कि आध्यात्मिक अनुभूति के माध्यम से जो एक सांस्कृतिक प्रत्यक्षीकरण होता है उसमें एनी बेसेंट लगातार रुचि दिखाती रही और सक्रिय भी रही। फिर भारत में बेसेंट का एक राजनीतिक जीवन भी रहा जिसे हम होम रूल लीग के माध्यम से प्रत्यक्ष होता हुआ देखते हैं। इंग्लैंड की नागरिक बेसेंट ने भारतीयों के स्वशासन का मुद्दा मजबूती से उठाया। न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ जैसे पत्रिकाओं के माध्यम से हम देखते हैं कि वो लगातार साम्राज्यवादी ताकतों के विरुद्ध आवाज बुलंद करती रहीं। और इतना ही नहीं, उन्होंने इस बात के लिए भी काफी प्रयास किया कि भारत में जो उदारवादी और नरमपंथी और गर्मपंथी धड़ा है वो भी एक दूसरे से मिलकर राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती प्रदान करें, और 1617 में वो हो भी जाता है। वैसे जब हेलेना ब्लावत्स्की की पुस्तक द सीक्रेट डॉक्ट्रिन की समीक्षा करने के लिए एनी बेसेंट को कहा गया था तो एनी बेसेंट उससे इतना प्रभावित हुई थी कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य ही बन गई थी। इस तरह से एक नास्तिक एनी बेसेंट ने धार्मिक संस्था को अपना लिया था और आगे चलकर वो सोसाइटी की अध्यक्ष भी निर्वाचित हुई थी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का केंद्र अडयार मद्रास में था, जिसे उन्होंने स्थापित किया था और प्राचीन विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद भी किया था। हालांकि एनी बेसेंट के नेतृत्व में यह सोसाइटी आगे चलकर समाज सेवा की संस्था में बदल गई थी। एनी बेसेंट का नाम गांधी के आंदोलनों के बाद भारतीय राजनीति के पटल से भले धुंधला पड़ गया हो, लेकिन अपने अंतिम समय तक एनी बेसेंट ने सामाजिक शैक्षणिक कार्यों में अपनी सक्रियता जारी रखी। वो भारत आई और भारत की होकर रह गई। भारत का राष्ट्रवादी धड़ा कहता है कि भले ही एनी बेसेंट विदेशी महिला थी, लेकिन उन्होंने भारत को एक सभ्यता के रूप में स्वीकार किया और यहाँ राष्ट्रवाद को गले लगाया। वो सभ्यता और राष्ट्रीयता को सहचर मानती थी। लेकिन दूसरा धड़ा कहता है भले वो सहचर मानती हूँ, लेकिन एनी बेसेंट को समग्रता में देखा जाए तो देखना होगा कि वो कितनी प्रोग्रेसिव थी। धर्म को लेकर जो उनके विचार थे वो कितने ज्यादा प्रगतिशील थे, इस बात पर तफसील से चर्चा होनी चाहिए। तो ये था आज का नामी गिरामी। आपको हमारा ये अंक कैसा लगा? आप अपना फीडबैक हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। आज के कार्यक्रम की साउंड मिक्सिंग की है सचिन द्विवेदी ने। अगली प्रस्तुति के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अंजुम शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।